चैप्टर 13 अदर स्पेशल फैक्टर्स इन बॉन्ड एनालिसिस। तो जब कोई इन्वेस्टर किसी एक होल्डिंग कंपनी के बॉन्ड्स एनालाइज कर रहा होता है तो उसको सिर्फ पेरेंट कंपनी के फिगर नहीं देखने चाहिए बल्कि कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ पेरेंट कंपनी के जो इनकम अकाउंट है सिर्फ वो कंसिडर करोगे तो फिर जो आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो आएगी वो ओवर स्टेटेड हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरीज होती हैं उनकी ऑब्लिगेशंस होल्डिंग कंपनी को पहले फुलफिल करनी होती है, फिर उनके बॉन्ड्स की बारी आती है। तो अगर आप होल्डिंग कंपनी के बॉन्ड्स की सेफ्टी को एनालाइज कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब आप निकालोगे तो इंटरेस्ट चार्जेस में आपको सब्सिडरी का बॉन्ड इंटरेस्ट इंक्लूड करना चाहिए, सब्सिडरी के जो प्रेफर्ड डिविडेंड है वो इंक्लूड करने चाहिए, और फिर जो पेरेंट कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी है फिर उसके बॉन्ड इंटरेस्ट ऐड करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें ऐड करनी चाहिए अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल रहे हो। और अर्निंग्स कौन सी लेनी चाहिए? अर्निंग्स आपने जो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट ली है उसमें क्या होता है, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है ना वो इंटरेस्ट के बाद सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप वो पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दें कंजर्वेटिव रहने के लिए। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है ये बता देता हूँ आपको मैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो इनकम होती है सब्सिडरी कंपनीज की जो कि आपके लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब जैसे मान लो कोई सब्सिडरी है मेरी और उसमें मेरी स्टेक है 60%, ठीक है, और उस कंपनी ने इनकम जनरेट की है $100 की, तो उसमें से मेरा हिस्सा है $60 का, क्योंकि 60% ऑफ 100, ठीक है, और जो बाकी 40% रह गया यानी कि $40 वो मेरा नहीं है, तो उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे। तो जब कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनती है ना तो दोनों के रेवेन्यू ऐड कर दिए जाते हैं 100%, दोनों के 100% रेवेन्यू इसके 100% इसके, दोनों के ऐड कर दिए जाएंगे, एक्सपेंसेस दोनों के ऐड कर दिए जाएंगे। जबकि जो आप रेवेन्यू ऐड कर रहे हो वो पूरे तो आपके नहीं है ना, सिर्फ 60% है हक आपका। तो इसमें जो अकाउंटिंग होती है उसमें स्टार्टिंग में हम रेवेन्यूज एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, फिर बाद में हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि जो आपकी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है उसमें जो ईबिट आएगी उसमें से ही आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी सब्ट्रैक्ट करें, फिर वो वाली जो अर्निंग्स हैं उनको आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए कंसिडर करें। फिर हमने बात की थी फिक्स चार्जेस हैं जो उनको कैपिटलाइज कैसे करना है। रेल रोड और यूटिलिटीज के लिए हमने बोला था कि बहुत सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो बॉन्डेड डेट जो बैलेंस शीट पे दिया हुआ है उनके अलावा भी होते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो कंपनी का बॉन्डेड डेट है एज यूजुअल वो तो होगा ही होगा, और फिर उसके बाद जो कुछ ऐसे होते हैं ना, ये रेंटल ऑब्लिगेशन होती है, एनुअल गारंटीड स्टॉक्स होती हैं या फिर नॉन गारंटीड प्रेफर्ड स्टॉक होती हैं ऑपरेटिंग सब्सिडरीज की, तो इनको भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इनकी प्रायोरिटी भी सीनियर है होल्डिंग कंपनी से, पहले है इनका हक। तो हम क्यों कैपिटलाइज कर रहे हैं? क्योंकि हमने वो स्टॉक वैल्यू रेशियो निकालनी है, हमने स्टॉक इक्विटी डिवाइडेड बाय बॉन्डेड इंटरेस्ट होता है ना, तो नीचे जो बॉन्डेड इंटरेस्ट है उसमें ये चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। और जब आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी निकाल रहे हो तब भी आपको ये सारे फिक्स चार्जेस इंक्लूड करने चाहिए, सिर्फ बॉन्ड इंटरेस्ट नहीं अपना, ये जो रेंटल ऑब्लिगेशन और ये जो हमने बात की है प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड, ये सब गारंटेड स्टॉक्स का डिविडेंड, ये सब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा उसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी हमें टोटल फिक्स चार्जेस में। तो जो पब्लिक यूटिलिटीज़ होती हैं उनका तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे ही प्रिंसिपल अमाउंट दिया होता है, जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं, ये जो रेंटल ऑब्लिगेशन है इन्हीं का बैलेंस शीट पे प्रिंसिपल अमाउंट दी होती है। लेकिन रेल रोड्स के केस में ऐसा नहीं है, बैलेंस शीट पे कुछ नहीं दिया होता, तो इनके केस में हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए ऑथर बोलते हैं कि जो भी फिक्स चार्जेस हैं, जो रेंटल ऑब्लिगेशन है आपकी जो भी हैं, उनको आप 22 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उतना अमाउंट मतलब आपका वो प्रिंसिपल हो गया, मतलब वो आपका बॉन्डेड डेट में फिर ऐड कर दो उसे। और ये 22 कहाँ से आया, क्यों आया ये 22? ये 22 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1938 में जो रेलवेज का जो डेट था जो उन्होंने इशू किया हुआ था उस पे जो इंटरेस्ट था वो 4.5% था उस टाइम पे, तो इसलिए हम ये 4.5% एज्यूम कर रहे हैं। तो निकला कैसे? अब 4.5% इंटरेस्ट है, किस पे है? प्रिंसिपल पे होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मान लो x है जो कि हमें निकालना है, तो 4.5% ऑफ x इज इक्वल टू जो भी आपके इंटरेस्ट चार्जेस हैं, इंटरेस्ट आ जाएगा ना, 4.5% ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट आ जाएगा,
ठीक है, तो फिर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें उधर भेजनी पड़ेंगी राइट साइड। तो ये क्या आएगी एक्स की वैल्यू 22 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट। तो यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 22 गुना है जो आपके फिक्स चार्जेस हैं। तो ऐसे एसेट बनाया। तो कितनी सिंपल थी ये कैलकुलेशन, और हम पता नहीं क्या कितना दिमाग लगाते रहते हैं कि बहुत मुश्किल होगी कैलकुलेशन, ये होगा वो होगा। तो सब कुछ सिंपल होता है, बस समझने की ज़रूरत होती है सही तरीके से चीज़ों को। फिर ऑथर बात करते हैं वर्किंग कैपिटल फैक्टर इन द एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल बॉन्ड्स। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, फिक्स्ड एसेट्स की तो ज़्यादा वैल्यू होती नहीं साउंडनेस निकालने में कंपनी की, ये बात हमने पहले ही क्लियर कर दी थी। फिक्स्ड एसेट्स वही होती है जो प्रॉपर्टी वैल्यू जो आपने गिरवी रखी हुई है बॉन्ड्स के अगेंस्ट। लेकिन जो करंट एसेट्स हैं उनकी वैल्यू होती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए इंडस्ट्रियल कंपनीज की। तो इसमें वर्किंग कैपिटल में 3 रिक्विजिट्स हैं। पहला कैश होल्डिंग अच्छी खासी होनी चाहिए कंपनी की। दूसरा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की रेशो स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरा जो वर्किंग कैपिटल है ना, वो अच्छा खासा पार्ट होना चाहिए फंडेड डेट का। और ऑथर बोलते हैं कि इनमें मिनिमम रिक्वायरमेंट फिक्स करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ये अलग अलग कंपनीज के लिए वेरी करेगा। लेकिन फिर भी ऑथर बोलते हैं कि करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़ की रेशो 2 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 2 से कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीदो ही मत, उसका मतलब है आप इन्वेस्टिगेट करो फर्दर कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है कंपनी में, क्यों है ये रेशो इतनी कम। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सेप्शन होती है, जो प्रॉस्परस कंपनीज होती है ना, स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, वो बहुत ही लो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखती हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से मिल जाता है कैपिटल। क्योंकि जो क्रेडिटर होते हैं उनको उस पर भरोसा होता है कि ये पैसे लौटा देगा, इसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उनकी वर्किंग कैपिटल यूजुअली कम होती है। दूसरा क्वांटिटेटिव ये है कि जो वर्किंग कैपिटल है यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, वो कम से कम बॉन्डेड डेट के इक्वल तो होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये थोड़ा आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया उधर बोलते हैं, और ये कई बार बहुत ही सीवियर भी हो सकता है, मतलब बहुत ही स्ट्रिंजेंट भी हो सकता है क्राइटेरिया। लेकिन ये ऑथर अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं, जो इन्होंने अपना ऑब्जर्व किया है, जो कंपनीज सही परफॉर्म करी थी डिप्रेशन वाले टाइम में भी, वहाँ से इन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की और यहीं पे ये चीज़ें बता रहे हैं। धन्यवाद।